नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पिछली क्लासों में हमने ब्रिटेन के बारे में बहुत कुछ देखा, सम्राट के बारे में चर्चा की, मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा की, उनके कार्यों के बारे में चर्चा की। इसके अलावा हमने लोक सदन के संगठन को देखा कि लोक सदन का संगठन कैसे होता है। इसके बाद हमने उसके कार्य को देखे। आज जो हम देखने वाले हैं, आज जिस पर हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा, वो है लॉर्ड सभा। तो आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो लॉर्ड सभा है। आज हम लॉर्ड सभा के संगठन की बात करेंगे, उसके कार्यों की बात करेंगे। देखिए, अगर हम लॉर्ड सभा की बात करें तो लॉर्ड सभा एक वंशानुगत संस्था है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कैसी संस्था है? वंशानुगत संस्था है। लॉर्ड सभा एक वंशानुगत संस्था है। क्योंकि अधिकतर वंश परंपरा के आधार पर ही चलती जा रही है। हजारों साल पुरानी है, ऐसा नहीं है आज की संस्था है, हजारों साल पुरानी संस्था है। तो हम कह सकते हैं लॉर्ड सभा हजारों साल पुरानी संस्था है। इसका अस्तित्व आज नहीं आया है, बहुत समय हो गया इसके अस्तित्व को। और यह लोक सदन से ज्यादा शक्तिशाली रही है शुरुआत से। लेकिन वर्तमान समय में इसकी स्थिति में गिरावट आई है। तो हम कह सकते हैं पूर्व में लॉर्ड सभा एक शक्तिशाली सदन थी, शक्तिशाली लेकिन जब धीरे धीरे समय निकलता गया, मत अधिकार का विस्तार हुआ, लोकतांत्रिक समाजवाद आया, है ना। इनके उदय के कारण इसके अंदर 1911 से लेकर के 1942 तक बहुत सारे ऐसे अधिनियम आए जिनके तहत लॉर्ड सभा की जो शक्तियां हैं उनको छीन किया गया, उनको कम किया गया। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि मताधिकार के विस्तार। एक तो मताधिकार के विस्तार। चलो दूसरी बात करें हम लोकतांत्रिक समाजवाद एवं लोकतांत्रिक समाजवाद के कारण समाजवाद के उदय के कारण किस लॉर्ड सभा की शक्तियों में कमी आई, शक्तियों में कमी आई। तो मताधिकार का विस्तार हुआ, धीरे धीरे मताधिकार विस्तृत हुआ, जनता के हाथ में पावर आना शुरू हुई, संपूर्ण विश्व एक नई प्रक्रिया के तहत बढ़ रहा था, राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर स्थापित हो रहे थे, लोकतांत्रिक समाजवाद का उदय हुआ। और जिन कारणों से जो लॉर्ड सभा एक वंशानुगत संस्था के रूप में थी, जिसमें एक तरीके से कुलीन वर्ग के लोग अधिक थे, वह संस्था की शक्ति धीरे धीरे खत्म होती गई और जनता के सदन अर्थात लोक सदन, जो जनता का सदन है, उसकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। तो यह एक बहुत बड़ा कारण रहा लॉर्ड सभा की शक्ति का कम होने का। और इसके साथ साथ 1911 से लेकर 1942 तक के जो अधिनियम आए, कई अधिनियमों के द्वारा इनकी शक्ति को कम किया गया। 1911 से 1942 के अधिनियमों द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों
में कमी की गई। तो इन कारणों के द्वारा क्या किया, लॉर्ड सभा की जो शक्तियां थी उनको लगातार कम किया गया। अब हम बात करते हैं लॉर्ड सभा के संगठन की। इसका संगठन किस तरह है, क्या है, कितने लोग हैं इसके अंदर, किस तरह इसका संगठन होता है, कौन कौन से अधिकार इसके अंदर होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं लॉर्ड सभा के संगठन की। लॉर्ड सभा का संगठन, ठीक है, ठीक है दोस्तों। देखिए, लॉर्ड सभा के संगठन को अब बात करें तो शुरुआत से इसकी सदस्य संख्या है जो कभी बढ़ती रही है, कभी घटती रही है, लगातार समान नहीं रही है। तो इस आधार पर एक निर्णय पर हम ये पहुंचते हैं कि लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या, लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या कभी ज्यादा और कभी कम होती रही है। इस आधार पर कभी स्थायी सदस्य संख्या नहीं रही, कभी स्थायी सदस्य संख्या नहीं रही। ठीक है, फिर भी आसपास 1000 के आसपास इसकी लगभग सदस्य संख्या रही है। इसकी सदस्य संख्या 1000 के आसपास रही है। कभी 100-200 कम, कभी आसपास, इस तरह की सदस्य संख्या रही है, घटती बढ़ती रही है ना। और इसकी बात करें जनवरी 2005 में इसकी सदस्य संख्या 707 रही, है ना। उसके बाद इसकी सदस्य संख्या में फिर परिवर्तन आया और 707 से 743 कर दी गई 2010 में। तो 2005 में इसकी सदस्य संख्या 705, कितनी, 705, सॉरी 707 रही। और 2010 में सदस्य संख्या को बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 743 कर दी गई। तो सदस्य संख्या कितनी है, 743 है। लेकिन हम इसको फिक्स नहीं कर सकते, इसके परिवर्तित होता रहा है, परिवर्तन इस सदस्य संख्या में होता रहा है। लेकिन अब सदस्य संख्या अगर हम बात करते हैं तो 743 है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे इसकी सदस्य संख्या हमेशा 1000 के आसपास इर्द गिर्द रही है। 2007 में 707 रही, 5 में इसके बाद बढ़कर 743 हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, किस तरीके के लॉर्ड होते हैं, अलग अलग किन किस संप्रदाय से या किन किन क्षेत्रों से उनको चुना जाता है, उनकी हम बात करते हैं। तो हम पहली बात करेंगे इनके संगठन में, तो बात करेंगे आध्यात्मिक लॉर्डों की, है ना। तो हम ये देख रहे हैं, सदस्य संख्या तो हमने देख ली, लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आध्यात्मिक लॉर्डों, आध्यात्मिक लॉर्ड। देखिए, आध्यात्मिक अगर हम लॉर्डों की बात करें तो कहां कहां से इन लॉर्डों को लिया जाता है,
ये एक तरीके से धर्म गुरु होते हैं। क्या होते हैं आध्यात्मिक लॉर्ड? आध्यात्मिक लॉर्ड धर्म गुरु होते हैं। क्या होते हैं? धर्म गुरु होते हैं। धर्म गुरु होते हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं। और अलग अलग जो बिशप है, आर्क बिशप, कैंटरबरी का आर्क बिशपों को इसमें लिया जाता है। इसके अलावा यार्क के लिए जाते हैं, लंदन के लिए जाते हैं, डरहम के लिए जाते हैं। तो अलग अलग जगह के जो लॉर्ड बिशप है वो उनको इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। इनकी जो सदस्य संख्या है वो है 26। आध्यात्मिक लॉर्डों की सदस्य संख्या 26 है। कितनी है? 26। ध्यान रखना। अब इनको कहां कहां से लिए जाते हैं अगर हम इनकी बात करें, कहां कहां से इनको है तो कैंटरबरी, ये तो कैंटरबरी से है ना। इनको क्या कहते हैं? आर्क बिशप बोलते हैं। कैंटरबरी के आर्क बिशप। लंदन से लिए जाते हैं, यार्क से लिए जाते हैं, यार्क के आर्क बिशप, लंदन के आर्क बिशप को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है ना। डरहम के आर्क बिशप, ये लॉर्ड होते हैं, डरहम के हैं। इसके अलावा विंचेस्टर के भी हैं, है ना। तो इस तरीके से लिए जाते हैं। विंचेस्टर भी लिख सकते हो लोग, विंचेस्टर भी लिख लीजिए, विंचेस्टर के भी आर्क बिशप। तो ये सब कौन होते हैं? आध्यात्मिक लॉर्ड होते हैं। ये आध्यात्मिक लॉर्ड होते हैं। क्लियर हो गया? तो आध्यात्मिक लॉर्ड ये एक धर्मगुरु की तरह होते हैं। हम कह सकते हैं धर्मगुरु ही हैं। इसके अलावा इनकी सदस्य संख्या कितनी है? 26 है। कहां कहां से लिए जाते हैं? कैंटरबरी के आर्क बिशपों को इसमें शामिल किया जाता है, यार्क के आर्क बिशपों को शामिल किया जाता है, लंदन के आर्क बिशपों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा विंचेस्टर के भी आर्क बिशपों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। ये तो हो गया आध्यात्मिक लॉर्ड। अब हम बात करते हैं वंश परंपरागत, है ना। वंश परंपरागत लॉर्ड की बात करते हैं। पहले लॉर्ड तो हो गए ये, दूसरे हो गए वंश परंपरागत, वंश परंपरागत लॉर्ड। दूसरे लॉर्ड कौन से होते हैं? वंश परंपरागत लॉर्ड होते हैं। ये सेकंड श्रेणी के लॉर्ड कहे जाते हैं। कौन सी श्रेणी के? सेकंड श्रेणी के, सेकंड श्रेणी के लॉर्ड होते हैं। अर्थात इनका स्थान थोड़ा नीचे होता है। इसके अलावा आजीवन लॉर्ड होते हैं। आजीवन, आजीवन लॉर्ड कौन से होते हैं? वो लॉर्ड जो एक बार लॉर्ड बनने के बाद लाइफ भर, जब तक उनका जीवन है, वो लॉर्ड रहते हैं, है ना। इनको हम पीयरेज भी कहते हैं, लाइफ पीयरेज भी कहते हैं, है ना। तो यही पीयर होते हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं। और 1958 के एक्ट, लाइफ पीयरेज एक्ट के द्वारा, है ना, 1958 के
लाइक पियरेज एक्ट, है ना, उसके द्वारा इनको क्या बनाया गया था, पियरेज एक्ट, है ना। लाइक पियरेज एक्ट के द्वारा इन पियरों की नियुक्ति राजा के द्वारा की गई। इन पियरेज एक्ट के द्वारा इनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की गई, है ना, समझ में आ गया। ये आजीवन पियरेज एक्ट के तहत हुआ। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इन एक्टों को के तहत जो लॉर्ड पियरेज है, वर्तमान में उसे ये कहा गया है कि अगर वो ये चाहते हैं, वो पियरेज का पद छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। ये वर्तमान में वहां की स्थिति है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने जो देखा वो देखे लॉर्ड सभा के सदस्य, जिसके अंदर हमने देखा कि लॉर्ड सभा की जो सदस्य संख्या है वो लगभग 1000 के आसपास रहती है और 2010 में उसकी सदस्य संख्या 743 कर दी गई थी। और इसके अंदर आध्यात्मिक लॉर्ड होते हैं जो अलग अलग बिस्पों से लिए जाते हैं, चाहे हम कैंटरबरी की बात करें, चाहे हम यॉर्क के बिस्पों की बात करें, चाहे हम लंदन के बिस्पों की बात करें, चाहे विंचेस्टर के बिस्पों की बात करें, वहां से 26 जो है बिस्पों को लिया जाता है। इसके अलावा वंश परंपरागत आधार पर भी लॉर्ड बनाए गए हैं, जो परंपरा अपने वंश के आधार पर लगातार बनते आ रहे हैं, वो सेकंड श्रेणी के लॉर्ड कहलाते हैं। इसके अलावा आजीवन लॉर्ड बनाए गए जो कि लाइफ पियरेज एक्ट 1958 के तहत राजा के द्वारा, सम्राट के द्वारा उनको नियुक्त किया गया है। तो ये तो हमने बात की थी लॉर्ड सभा के संगठन में सदस्यों की, लॉर्ड सभा के सदस्यों की बात की थी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके। अब हम बात करते हैं इसके पदाधिकारियों। देखिए, अगर हम बात करते हैं लॉर्ड सभा के पदाधिकारी, लॉर्ड सभा के पदाधिकारी, किसके पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं लॉर्ड सभा के? तो 1905 में जो संवैधानिक सुधार कानून के तहत लोकसभा का सभापतित्व जो पहले लॉर्ड चांसलर किया करता था, अब वो लॉर्ड सभा का स्पीकर करता है। नहीं तो पहले कौन करता था? लॉर्ड चांसलर करता था, जो कि लॉर्ड सभा का ही अधिकारी होता था। तो लेकिन उसमें परिवर्तित किया गया। आज भी लॉर्ड चांसलर तो होता है, लेकिन वो क्या नहीं करता, वो उसका सभापतित्व नहीं करता लॉर्ड, है ना। तो लॉर्ड सभा का जो सभापतित्व है वो कौन? लॉर्ड चांसलर करता था। तो 2005 के सुधार कानूनों के तहत, है ना, संवैधानिक सुधार जो कानून हुए, संवैधानिक सुधार कानूनों के तहत लॉर्ड चांसलर कौन? लॉर्ड चांसलर, है ना, ये लॉर्ड सभा का सभापतित्व करता था। लॉर्ड चांसलर मतलब इन सुधारों से के तहत 1905 के, लेकिन बाद में ये बदल दिए गए, है ना। पहले लॉर्ड चांसलर सभापतित्व करता था, सभापति होता था, सभापति लॉर्ड सभा का, सभा का सभापतित्व करता था, है ना। लेकिन लॉर्ड सभा जो स्पीकर है ना, जो निर्वाचित सदस्य है एक तरीके से, अब वो क्या करता है? वो इनका सभापतित्व करता है। तो लॉर्ड सभा का स्पीकर, लॉर्ड सभा स्पीकर कौन होता है? लॉर्ड सभा स्पीकर होता है। ये किसके द्वारा चुना जाता है? ये निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, जो निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। एक तो हमने लॉर्ड चांसलर की बात की,
एक लाडसभा स्पीकर की, और ये जो निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, ये वहां पर उसके अंदर अनुशासन और नियंत्रण का कार्य करता है। तो ये लाडसभा स्पीकर क्या करता है? अनुशासन का कार्य, अनुशासन एवं नियंत्रण का कार्य लाडसभा स्पीकर द्वारा किया जाता है। लाडसभा स्पीकर द्वारा किया जाता है। तो लाडसभा स्पीकर करता है अब ये अनुशासन और नियंत्रण, अर्थात हम लाडसभा की अगर हम बात कर रहे हैं, लाडसभा पर अगर नियंत्रण का कोई कार्य करता है, अनुशासन बनाए रखने का कार्य करता है, तो वो एक निर्वाचित सदस्य करता है, जो कि जनता, हम कह सकते हैं कि निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो सम्राट है ना, जो है, जो वो पीयर थे, है ना, अब वो क्या नहीं बनते हैं? स्पीकर नहीं बनते हैं, एलएस स्पीकर नहीं होते हैं। वो पहले जो पीयर होते थे उन्हीं को ही स्पीकर में बना दिया जाता था, लाडसभा का स्पीकर बना दिया जाता था, लेकिन अब उनका वो कार्य नहीं रहा है। ठीक है, अब जो सम्राट के जो पीयर हैं वो उपाध्यक्ष का कार्य कर सकते हैं, उपाध्यक्ष का कार्य उनके द्वारा किया जाता है। तो इसके अंदर और कौन होते हैं? उपाध्यक्ष। कौन होते हैं? उपाध्यक्ष, जो सम्राट के पीयर होते हैं, सम्राट द्वारा, है ना, सम्राट के द्वारा जो नियुक्त पीए होते हैं, है ना, द्वारा नियुक्त पीयर। जब कौन नहीं होता? लाडसभा स्पीकर नहीं होता है, उसकी अनुपस्थिति में ये कार्य करते हैं। इसके अलावा स्थायी कर्मचारी होते हैं, जेंटलमैन होते हैं। पदाधिकारियों हम बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? देखो, एक तो होता है जेंटलमैन, जेंटलमैन पदाधिकारी, जेंटलमैन होते हैं। स्थायी पदाधिकारी होते हैं, जेंटलमैन होते हैं, या हम कह सकते हैं एक और सदस्य होता है ना, ये जेंटलमैन है, ये पूरा का पूरा इस कहते हैं कि जेंटलमैन असर ऑफ द ब्लैक रोड कहा जाता है। इसको क्या क्या कहा जाता है? जेंटलमैन असर ऑफ द ब्लैक रोड कहा जाता है, कि स्थायी सदस्य होता है ना। इसके अलावा सार्जेंट एट आर्म्स होता है, इसके अंदर कौन होता है? सार्जेंट एट आर्म्स। यहां लिख देता हूं, सार्जेंट नामक एक अधिकारी होता है ना, सार्जेंट एट आर्म्स बोलते हैं उसको, है ना। एक ये अधिकारी होता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इसके अधिकारी होते हैं, ये भी होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तो जो जब ये नहीं होता लाडसभा का स्पीकर, तो पीएरओ के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं, है ना। जब एलेक्स स्पीकर नहीं होता तो वो कार्य किसके द्वारा किया जाता है? उपाध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। जेंटलमैन असर ऑफ द ब्लैक रोड होता है। इसके अलावा सार्जेंट एट आर्म्स इसके अंदर होते हैं। तो ये सभी पदाधिकारी इसके अलावा यहां पर, और आज भी लॉर्ड चांसलर का जो पद है वो बना हुआ है, क्योंकि लॉर्ड चांसलर होता है वो एक तरीके से विधि और न्याय का एक अधिकारी होता है। लॉर्ड जो चांसलर है ये क्या कार्य करता है? विधि और न्याय। यहां लिख देता हूं, लॉर्ड चांसलर विधि अधिकारी के रूप में, विधि और न्याय का अधिकारी माना जाता है इसको। क्या होता है? लॉर्ड चांसलर विधि और न्याय का अधिकारी भी इसके अंदर होता है। तो हम कह सकते हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसमें लगभग बहुत सारी चीजों को हमने लिख दिया। कोरम पूर्ति की बातें कर लेते हैं, है ना। कोरम क्या है इसका? इसकी कोरम संख्या क्या रखी गई है ना।
उसकी बात कर लेते हैं। ये गणपूर्ति हम कहते हैं, गणपूर्ति, है ना। तो लाड सभा की गणपूर्ति संख्या 3 रखी गई है। कितनी रखी गई है? 3 रखी गई है, मात्र 3। अब इसका क्या कारण है 3 रखने का? कारण यह है कि ये जो लाड सभा है इसके सदस्य मुख्यतः एक तरीके से लाड सभा में अधिकतर आते ही नहीं है। ये इनके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट बचा नहीं है लाड सभा के लिए, इसलिए वो लोग कभी भाग नहीं लेते हैं। लेकिन विधेयक जब पास होना हो, जब कोई विधेयक पास करना है, विधेयक पास करने के लिए 30 लाड संख्या चाहिए। कितनी चाहिए? विधेयकों के समय 30 चाहिए, है ना। गणपूर्ति है उसमें 30 मात्र, और वैसे उसकी सदस्य संख्या कितनी रखी गई है? 3 रखी गई है। लेकिन विधेयक अगर पारित करना है तो कितनी? 3 कम से कम। विधेयक पारित करिए तो 30 कम से कम इसकी सदस्य संख्या चाहिए। हम बात करते हैं इसके तहत, अगर हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि लाड सभा है जो अधिकतर वहां के पदाधिकारियों, उच्च पदाधिकारियों, उच्च कुलीन वर्गों से संबंधित लोगों की एक तरीके से सभा है। तो ज्यादा लोग आते नहीं है, इसलिए इसकी सदस्य संख्या 3 रखी गई है, जिससे ये स्थगित नहीं होती है। ये क्या नहीं होती है? स्थगित नहीं होता है। यही कारण है 3 रखेगी, ये कभी स्थगित नहीं रहते। वैसे सक्रिय, कम से कम जो सक्रिय सदस्य हैं वो इसमें सक्रिय सदस्य संख्या 100 के आसपास रहती है, आसपास। लेकिन 3 लाड संख्या इसकी क्या रखी है? कोरम रखी गई है। कोरम गणपूर्ति सिर्फ 3 रखी गई है, जिससे ये कभी स्थगित ना हो। क्यों? जिससे गणपूर्ति 3 सदस्य संख्या, जिससे यह कभी स्थगन ना हो या स्थगित नहीं हो, है ना। क्या नहीं हो? इसका कभी स्थगन ना हो। क्लियर हो गया? तो ये हमने आज इनके बारे में देखा। लेकिन आजकल जो वर्तमान समय में है, इसमें जो पूर्व प्रधानमंत्री है, पूर्व राष्ट्रदूत है और पूर्व जो पदाधिकारी रहे लोक सदन के, वो इसमें सदस्य बनते जा रहे हैं, जिससे एक बहुत अच्छा सदन बनता जा रहा है लाड सभा, और पुनः इसकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ती जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। हम लाड सभा के कार्यों की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं कल इसी समय। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो लाड सभा के बारे में बात करने वाले हैं। लाड सभा की जो हम देख चुके थे, जिन पर हम चर्चा कर चुके थे कल, वो थी, अगर हम बात करते हैं, आज हम देखेंगे लाड सभा के कार्य। आज हम इन पर चर्चा करेंगे। पूर्व क्लास से जोड़ने का प्रयत्न करता हूं। तो हम पहले देख चुके थे वो लाड सभा का संगठन देखा था हमने, जिसके अंदर हमने बात की थी सदस्य संख्या की, सदस्य संख्या को लेकर के चर्चा की थी। जो हमने देखा कि लगभग 1000 के आसपास होती है, लेकिन 2010 में इसकी जो सदस्य संख्या थी, है ना, वो 2005 में 707 थी, उसके बाद 734 से 47 के मध्य कर दी गई थी, है ना। ये इसकी सदस्य संख्या कर दी गई थी।
इसके बाद हमने जो बात की थी, ये ऊपर नीचे होती रहती है, इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है सदस्य संख्या में, है ना। इनके सदस्यों में हमने देखा तो एक तो धर्म अधिकारी होते हैं, जो आध्यात्मिक लाड होते हैं, इसके अलावा वंशानुगत लाड होते हैं, ये सेकंड श्रेणी के होते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि आजीवन पियर होते हैं, जो कि 1958 के एक्ट के द्वारा बनाए गए थे, राजा के द्वारा। तो इस तरह एक लाड सभा का निर्माण होता है। इनके संगठन, पदाधिकारी की बात की थी हमने। इसके अलावा हमने क्या बात की थी? पदाधिकारियों की बात की थी, इसके कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं। इनके संदर्भ में हमने बात की थी, तो लॉर्ड चांसलर की बात की हमने, है ना। सर्जेंट की बात की थी, जेंटलमैन की बात की थी, है ना। तो हमने बहुत सारे पदाधिकारियों की बात भी इसके अंदर की थी। तो इन सब को हमने देख लिया। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं लॉर्ड सभा के कार्यों की। तो कार्यों की अगर हम बात करें, जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है लॉर्ड सभा के कार्य। इन कार्यों के अंदर हम बात करेंगे तो वो करेंगे व्यवस्था संबंधी कार्य, व्यवस्था संबंधी कार्य, या हम कह सकते हैं व्यवस्थापिका संबंधी कार्य, या व्यवस्थापन संबंधी कार्य कर देते हैं इसको, व्यवस्थापन। देखिए व्यवस्थापन संबंधी कार्य आज देखते हैं हम इनके। तो देखिए, प्रारंभ में अगर हम बात करें तो जो लॉर्ड सभा है उसकी जो विधायी शक्ति है वो बहुत ज्यादा थी, कॉमन सभा से भी ज्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, लॉर्ड सभा की जो शक्तियां थी, विधायी शक्तियां, वो क्षीण होती गई, कम होती गई। तो प्रारंभ में लॉर्ड सभा की विधायी शक्तियां कैसी थी? कॉमन सभा से भी, वर्तमान में जो कॉमन सभा है उसकी जैसी, बिल्कुल उस जैसी थी, हम ये कह सकते हैं। देखिए, व्यवस्थापन संबंधी कार्य देख रहे हैं हम। तो हम कह सकते हैं कि पहले की बात करें, प्रारंभ की बात करें, प्रारंभ में लॉर्ड सभा की व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां कॉमन सभा या लोक सदन कह सकते हैं हम के समान थी। जैसी आज हमको लगती है लोक सदन की, ये लोक सदन सर्वोच्च व्यवस्थापन संबंधी कार्य, विधेयक संबंधी कार्य देखते हैं, उसके जैसी थी शक्तियां किसकी? लॉर्ड सभा की। लेकिन 1911 से 1949 के जो अधिनियम थे, 1911 से 1949 या 42 कह सकते हैं के अधिनियम द्वारा
जो लाड सभा है उसको दूसरे दर्जे का सदन बना दिया। लाड सभा को दूसरे दर्जे का सदन बना दिया, अर्थात इसकी शक्तियों को क्या कर दिया, हरण कर लिया, कम कर दी गई। आज हम देखते हैं कि विधेयकों के संबंध में जो अंतिम निर्णय होता है वो लोक सदन का होता है। विधेयकों के संबंध में, विधेयकों के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है, लोक सदन का होता है। लेकिन हम यह कतई नहीं मान सकते कि लाड सभा की शक्तियां नहीं है। लाड सभा किसी भी कानून को, हम कहते हैं कि लाड सभा अगर सामान्य विधेयक है ना, हम यहां लिख देता हूं मैं आपको कि लाड सभा सामान्य विधेयक को 1 वर्ष तक रोक सकती है। अब देखिए, है या नहीं है शक्ति, 1 वर्ष तक अटका सकती है किसी विधेयक को। उस विधेयक को अटका करके उस समय लोक सदन को एक तरीके से वो चांस देती है कि वो उस पर पुनर्विचार करें, उसको दोबारा समीक्षा करें, उसमें सुधार करें। इनके ये सुधार के लिए क्या करती है, सुधार के लिए प्रस्ताव रखती है। हम यहां कहते हैं विधेयकों में सुधार के प्रस्ताव रखती है। तो सुधारने का समय देती है विधेयकों के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इनके पास भी शक्ति है, वो 1 साल तक रोककर जल्दबाजी में बनाए गए कानूनों पर रोक लगा सकती है। ऐसे कानून जो जनता के हित में नहीं है और जल्दबाजी में लोक सदन के पास बहुत बड़ा काम है, लोक सदन के पास इतना सारा काम है कि कुछ कामों को वो जल्दबाजी में निपटाने की कोशिश करती है। लेकिन लाड सभा जो है वो उस कार्य पर प्रतीक्षा अर्थात धीरे धीरे करने में विचार रखती है। वो कहती है कि जल्दबाजी में किया गया निर्णय एक तरीके से गलत हो सकता है और उस पर विचार होना चाहिए। तो वो आराम से समय लेकर के उस पर निर्णय देती है और यहां तक कि वो उसे 1 साल तक भी रोक सकती है। तो यह है व्यवस्थापन संबंधी कार्यों में, विधेयक संबंधी कार्यों में, कानून निर्माण संबंधी कार्यों में इसकी शक्ति है। क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं वित्तीय शक्तियों की। वित्तीय शक्तियों की बात करें, देखिए अगर हम वित्तीय शक्तियों की बात करें तो 1911 के अधिनियम के तहत वित्त विधेयक के संबंध में लाड सभा की जो शक्तियां हैं वो काफी कम है ना। तो हम यहां कह सकते हैं 1911 के अधिनियम के तहत वित्तीय क्षेत्र में लाड सभा की शक्तियां कम हैं, कम कर दी गई है इसकी 1911 के तहत। तो उनके पास वित्त संबंधी शक्तियां में लाड सभा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नाममात्र शक्तियां ही इनके पास है, ज्यादा कुछ इनके पास नहीं है। क्योंकि जो वित्त विधेयक है वो हमेशा लोक सदन में ही पेश किया जाता है और जो लोक सदन का स्पीकर है वही तय करता है कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है या
नहीं है। तो इस अधिनियम के तहत जो वित्त विधेयक संबंधी है वो है कि वित्तीय विधेयक है जो के संबंध में इसकी शक्तियां कम है। तो हम कह सकते हैं यहां पर वित्त विधेयक के संबंध में लोक सदन का स्पीकर निर्णय लेता है। इसके अलावा वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोक सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि राज्यसभा एक महीने तक इस वित्त विधेयक को रोक सकती है। तो हम यहां कहते हैं कि राज्यसभा एक माह तक वित्त विधेयक को रोक सकती है। क्लियर हो गया? कितने महीने तक? एक महीने तक वित्त विधेयक पर शिकंजा कस के रख सकती है कि उसको पास नहीं होने देगी। उसके बाद वो सम्राट के पास जाता है और सम्राट के हस्ताक्षर के बाद वो पारित होता है। लेकिन एक महीने के बाद अगर वो इस पर सहमत नहीं होती है तो इसको पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा अगर इसको पारित ना भी करे तो भी पारित मान लिया जाएगा। तो वित्तीय शक्तियों में उनकी शक्तियां कम है, लेकिन उसके बावजूद भी एक पुनर्विचार का समय जरूर देती है। हम कह सकते हैं एक समय लेकर के कानून में सुधारात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। अब बात करते हैं हम कार्यपालिका से संबंधित कार्य और शक्तियों की। कार्यपालिका से संबंधित संबंधित शक्तियां देखिए, कार्यपालिका संबंधित शक्तियां हम देखते हैं कि लोक सदन है की तरह ही राज्यसभा भी कार्यपालिका शक्ति रखती है। प्रत्येक पहलू पर सूचना प्राप्त करना, सरकार से वो सूचना प्राप्त कर सकती है, जानकारी प्राप्त कर सकती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि लोक सदन की तरह राज्यसभा कार्यपालिका संबंधी या कार्यपालिका के कार्यों संबंधी कार्यों के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकती है। उसको अधिकार है सूचना प्राप्त करने का कि क्या कार्य चल रहा है, किस तरह जो भी कार्य हो रहे हैं प्रशासन के द्वारा प्रत्येक पहलू पर वह सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हम कह सकते हैं प्रशासन के प्रत्येक पहलू पर सूचना प्राप्त कर सकती है, सूचना मांग सकती है, नजर रखती है प्रशासन क्या क्या कार्य कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इसके अलावा उनके कार्यों पर वाद विवाद कर सकती है, नीतियों और उनके कार्यों पर एक संसद के अंदर वाद विवाद इजीली हो सकता है, लोगों को उसके बारे में सूचना भी दी जा सकती है। तो प्रशासन के कार्यों पर के कार्य एवं नीतियों पर
लाड सभा वाद विवाद क्या करती है, वाद विवाद करती है। और यही नहीं, जब न्यायाधीशों को हटाया जाता है तो उस प्रक्रिया में लोक सदन के साथ साथ लाड सदन भी संयुक्त रूप से क्या लेती है, भाग लेती है। न्यायाधीश को हटाने के लिए, है ना, केवल ध्यान रखना, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में लाड सभा लोक सदन के साथ संयुक्त रूप से भाग लेती है। अर्थात बराबर जैसे अधिकार प्राप्त है इसको, संयुक्त रूप से निर्णय लेती है, संयुक्त रूप से निर्णय लेती है उसके संदर्भ में। और मंत्रिमंडल में भी लाड सभा के सदस्य होते हैं। हम यहां तक भी कहेंगे कि मंत्रिमंडल है उसमें भी लाड सभा के सदस्य होते हैं। मैं यह लिख देता हूं, मंत्रिमंडल में भी 4 लाड सभा सदस्य होते हैं। कितने, 4 लाड सभा सदस्य मंत्रिमंडल में भी होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका संबंधी लाड सभा में कार्यपालिका संबंधी उसको प्राप्त है और बहुत सारे कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं। लाड सभा का जो लार्ड चांसलर है ना, वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका वहां पर निभाता है और वो अनिवार्य रूप से मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। हम यह कह सकते हैं लार्ड सभा का चांसलर अनिवार्य रूप से मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। क्लियर हो गया? अब इससे आप अनुमान लगा सकते हो। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव है उसमें इसकी भूमिकाएं नहीं होती है ना। अविश्वास प्रस्ताव है क्योंकि जो मंत्रिमंडल है वो लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि लाड सभा के प्रति। तो अविश्वास संबंधी कार्यों में इनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन अन्य कार्यों में ये लगभग लाड सभा की तरह भूमिका निभाती है। लाड सभा में इनके सदस्य भी होते हैं, मंत्रिमंडल में इनके सदस्य होते हैं। लाड सभा का लाड जो चांसलर है वो अनिवार्य रूप से सदस्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इन कार्यपालिका संबंधी विस्तृत शक्तियां लाड सभा के पास है। इसके अलावा और क्या कार्य करती है ये, उसकी बात करते हैं। देखिए, परामर्श संबंधी कार्य। देखिए, लाड सभा परामर्श संबंधी कार्य भी करती है। 18वीं शताब्दी से पूर्व अगर हम बात करते हैं तो राजा को जो परामर्श का कार्य था वो कार्य लाड सभा का कार्य था। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय की, तो राजा को जो परामर्श देने का कार्य करती है वो संस्था है कैबिनेट। कैबिनेट के द्वारा ही किसको, राजा को परामर्श दिया जाता है। तो हम यहां पर स्पष्ट लिख सकते हैं इस बात को कि 18वीं है ना, 18वीं शताब्दी से पहले लाड सभा राजा को परामर्श देने का कार्य करती थी।
लेकिन वर्तमान में यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? वर्तमान में यह कार्य कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राजा को परामर्श देने का कार्य कैबिनेट द्वारा किया जाता है। जब किया कैबिनेट द्वारा जाता है तो हम ये पॉइंट क्यों लिखे? उसका बड़ा कारण है। उसका कारण क्या है कि जब भी कैबिनेट त्याग पत्र दे दे, कॉमन सभा का विघटन हो जाए, तो उस समय भैया परामर्श कौन देगा? उस समय परामर्श देने का कार्य लॉर्ड सभा करती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, नोट डाल के लिख सकते हो आप इस बात को कि जब लॉर्ड सभा का विघटन हो जाए, है ना, और कैबिनेट या कैबिनेट त्याग पत्र दे दे, कैबिनेट त्याग पत्र दे दे, तब राजा को परामर्श देने का कार्य कौन करता है? लॉर्ड सभा करती है। लॉर्ड सभा करती है। स्पष्ट हो गया हमने इस पॉइंट को क्यों लिखा कि 18वीं शताब्दी से पूर्व तो राजा को परामर्श देने का कार्य सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड सभा किया करती थी, लेकिन वर्तमान में उसकी शक्तियां छीन ली गई है, एक तरीके से कम हो गई है। अब उनको कैबिनेट परामर्श देती है, कैबिनेट के परामर्श के अनुसार राजा कार्य करता है। लेकिन जब कैबिनेट त्याग पत्र दे दे, जब कॉमन सभा का विघटन हो जाए, तो राजा को जो परामर्श अगर किसी मुद्दे पर चाहिए तो वो कौन देगा? लॉर्ड सभा देगी। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम न्यायिक कार्यों की कि न्यायिक कार्य कौन कौन से हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे न्यायिक कार्य। लॉर्ड सभा के न्यायिक कार्य कौन कौन से हैं? देखिए इस क्षेत्र में लॉर्ड सभा को एक महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है, जो कि शक्ति कॉमन सभा को प्राप्त नहीं है। ये ध्यान रखना, है ना। तो हम यहां कह सकते हैं इस क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में लॉर्ड सभा को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है और यह शक्तियां कॉमन सभा को नहीं है, अर्थात इसी को प्राप्त है। हम कह सकते हैं ये शक्तियां कॉमन सभा को प्राप्त नहीं है, अर्थात ये कॉमन सभा से उच्चतर है न्यायिक शक्तियों में। कॉमन शक्तियां कॉमन सभा को प्राप्त नहीं है, अर्थात क्या है, ये न्यायिक क्षेत्र में उच्चतर है कॉमन सभा से। लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय होता है। क्या होता है? लॉर्ड सभा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है ना, जहां पर अपील की जा सकती है, अपीलीय न्यायालय। तो लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय क्या है? न्यायालय। सबसे ज्यादा शक्ति प्राप्त है यहां पर। इसके अलावा जो न्यायिक लॉर्ड होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में भी कार्य करते हैं।
और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? लॉर्ड चांसलर होता है। तो हम यहां कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर होता है। कौन होता है सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष? लॉर्ड चांसलर होता है। लॉर्ड चांसलर होता है सब सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष। इसके अलावा न्यायिक लॉर्ड कितने? 9 न्यायिक लॉर्ड सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करते हैं। न्यायिक लॉर्ड सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करते। क्लियर हो गया? तो हम यह कह सकते हैं कि न्यायिक क्षेत्र में लॉर्ड सभा के पास लोक सदन से ज्यादा शक्तियां प्राप्त है, क्योंकि न्यायिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति रखते हैं और वो है कि लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय होता है। लॉर्ड सभा को सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कहते हैं। 9 न्यायिक लॉर्ड सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करते हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? ये लॉर्ड चांसलर होता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि लोक सदन से ज्यादा जो न्यायिक सर्वोच्चता की बात की जाती है वो लोक सदन के संदर्भ में ही की जाती है। तो मैं समझता हूं आपको अच्छे से अब तक का सब कुछ समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं पुनर्विचार संबंधी कार्य। पुनर्विचार संबंधी कार्य। देखिए पुनर्विचार संबंधी कार्य हम देखते हैं विधेयकों पर पुनर्विचार संबंधी कार्य लॉर्ड सभा के द्वारा किया जाता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं विधेयकों पर पुनर्विचार संबंधी कार्य लॉर्ड सभा द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया? किसके द्वारा किया जाता है? लॉर्ड सभा के दिया तथा साथ में पुनर्विचार के बाद सुधार संबंधी कार्य किया जाता है कि विधेयकों में क्या क्या गलतियां हैं वो सजेशंस दिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ये पुनर्विचार संबंधी कार्य कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि लॉर्ड जो वो है सेलिबसरी उसने भी इस बात को कहा है। लॉर्ड सेलिसियरी क्या कहता है इस संदर्भ में? अगर हम बात करते हैं देखिए लॉर्ड सेलिसियरी, लॉर्ड जो सेलिसियरी है ना, कहीं पे सियरी मिलेगा कहीं पर सिबरी मिलेगा आपको, है ना। ये क्या कहता है कि हमने हमेशा विधेयकों में सुधार, क्योंकि ये उसका सदस्य रहा है, तो हमने हमेशा विधेयकों में सुधार करने की कोशिश की है और पुनर्विचार के माध्यम से सुधार किए हैं, जिसको किसने स्वीकारा है? लोक सदन ने स्वीकारा है। तो हम क्या कहता है ये सीधा सीधा ये कहता है कि हमने हमेशा विधेयकों को सुधार करके पुनर्विचार किया है। तो हम ये कहते हैं पुनर्विचार के माध्यम से हमने विधेयकों में सुधार परामर्श
देकर पुनर्विचार किया, अर्थात जल्दबाजी के निर्णयों को समाप्त किया है और उनमें सुधार का कार्य इन्होंने किया। क्लियर हो गया? यहां से आपको समझ में आ गया अच्छे से, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अन्य कार्यों के पुनर्विचार के साथ साथ हम अन्य कार्यों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि व्यापक प्रतिनिधित्व इनको प्राप्त है। वर्तमान समय में व्यापक प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, क्योंकि जो वकील है, न्यायवेता है, जो पुराने राजनीतिज्ञ हैं, है ना, जो रह चुके हैं, वो अब इसके सदस्य बनते जा रहे हैं, राज्य सभा के सदस्य बनते जा रहे हैं। तो एक व्यापक प्रतिनिधित्व भी ये प्रदान कर रहा है। इसके अलावा गैर विवादास्पद जो विधेयक होते हैं वो सबसे पहले राज्यसभा में ही पेश किए जाते हैं। तो हम कहते हैं कि एक सहायक संस्था के रूप में ये कार्य करती है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम कह सकते हैं कि सहायक संस्था के रूप में कार्य। कैसे? सहायक संस्था के रूप में, संस्था के रूप में कार्य। राज्यसभा में गैर विवादास्पद, मतलब जिन पर कोई विवाद नहीं है, जिन पर कोई विवाद नहीं है, वो विधेयक, गैर विधेयक सर्वप्रथम पेश किए जाते हैं। अर्थात एक लोक सदन के सहायक के रूप में यह कार्य करती है। लोक सदन के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर हो गया? तो क्या करती है? लोक सदन के सहायक के रूप में यह कार्य करती है। यहां तक क्लियर हो गया? और व्यापक प्रतिनिधित्व इनको दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने राज्यसभा के कार्यों को देखा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।